नमो नमः। कालिदास संस्कृत क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा टॉपिक चल रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यय है। प्रत्यय से परीक्षा के अंदर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कम से कम एक बार में 3 प्रश्न तो आए ही हैं। गद्यांश के अंदर भी आ जाते हैं, गद्यांश के बाहर आउटसाइड में भी आ जाते हैं। तो इसके प्रश्न दो तरह से आते हैं। हमें एक शब्द दिया जाएगा कि इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है, हमें फाइंड आउट करना होता है। और एक दूसरा प्रकार ये भी है कि हमें शब्द दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा कि इसमें धातु भी बताइए और प्रत्यय भी बताइए। तो आज तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये प्रत्यय आए हैं, परंतु अभी तक स्त्री प्रत्यय प्रकरण से प्रश्न नहीं आए हैं। तो हम मेनली पढ़ेंगे कृदंत और तद्धित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का एक बार इंट्रो दे देंगे कि हमारे पास बैकअप रहे कि अगर आ जाए तो व्यवस्था रहे, ताकि हम कुछ ऐसी सिचुएशन में इधर उधर की तस्तता ना हो। तो हम पहले प्रत्ययों के प्रकार देख लेते हैं। कृदंत पहला, फिर तद्धित, फिर स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय आता है स्त्रीलिंग के लिए। तद्धित के अंदर तद्धित जितने प्रत्यय होते हैं वो सब शब्दों में लगते हैं। कृदंत के जितने प्रत्यय होते हैं वो सब धातुओं में लगते हैं। धातुओं में जैसे कि इसके अंदर देखें तो त त त्वा ल्यप अनियत तव्यत सत्रि शालिचुट ल्युट गुण भया तेन यत। यत प्रत्यय है जो धातु के साथ में भी लगता है और शब्दों के साथ में भी लगता है। और तद्धित के अंदर देखें तो तल है और उधर यत है, इसके साथ में आगे और भी आएगा, अण आएगा, अय आएगा। ये सब प्रत्यय एक बार इंट्रो के थ्रू करवा दूंगा कि इससे ज्यादा वो नहीं रहेगा, परंतु ज्यादातर प्रश्न इन्हीं प्रत्ययों से आते हैं। तो हम एक एक करके एक एक प्रत्यय को लेते चलेंगे और प्रत्ययों के उदाहरण देखते चलेंगे। कैसे पता करें कि ये इसमें ये प्रत्यय है, वो चीज भी देखते चलेंगे। हमारा सबसे पहला प्रत्यय है कता। ऐसा लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलते हैं ता। इसमें क्या है, हम कम उच्चारण कम करते हैं, ता और तवधु प्रत्यय है। तो हम इन दोनों प्रत्ययों को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि ये दोनों ही भूतकाल के अंदर प्रयोग करने वाले प्रत्यय हैं, भूतकालिक प्रत्यय हैं। ऐसा कार्य जो हो चुका है, जैसे तय के हम कुछ उदाहरण लेते हैं। गम धातु के अंदर अगर हम तय प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है गता। पठ धातु के अंदर जोड़ते हैं तय प्रत्यय तो बनता है पठिता, यानी पढ़ा हुआ है। हस धातु में जोड़ते हैं तय प्रत्यय तो हसिता। दृश्य धातु में जोड़ते हैं तो दृष्टा। इस प्रकार के इसके वो रूप बनेंगे। तो हम देख रहे हैं क्लास में तह तह तह। तह प्रत्यय में एक विशेष धातु है जो पच धातु आती है। पच धातु में जब हम तह प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका रूप हमारे हिसाब से तो पक्तः बनना चाहिए, लेकिन ये गलत है। इसका जो रूप बनता है वो पक्वः बनता है। ये विशिष्ट है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तह प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। तो जहां पे विसर्ग आता है तो ये तो पुल्लिंग के अंदर हो जाता है। अब सभी जितने भी मैंने ये रूप बताए, 4 रूप, ये है पुल्लिंग की। अगर त प्रत्यय पुल्लिंग में होता है तो उसके अंत में तह 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 बचता है। लेकिन अगर ये स्त्रीलिंग में आ जाता है तो आ की मात्रा लग जाती है। फिर ये गतः ना होकर गता, पठिता, हसिता, मया दृष्टा, 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 ऐसे करके आ हो जाता है। जब ये नपुंसक लिंग में चलता है तब म आ जाता है। कैसे? गतम, पठितम, हसितम, दृष्टम, दृष्टम, इस तरह से। तो त प्रत्यय की पहचान के लिए हम ये कह सकते हैं कि या तो पीछे उसके तह ऐसे आएगा विसर्ग करके, या ता आने वाला है। लेकिन ता केवल हमें यही नहीं देखना है कि आ की मात्रा, क्योंकि आ की मात्रा हमारे पास तल प्रत्यय में भी आएगी और ता प्रत्यय के अंदर भी आएगी। लेकिन इसमें ता, जैसे हसिता, वदिता, ऐसे करके ता, और नपुंसकलिंग में मा प्रत्यय। अब हमारा अगला जो प्रत्यय आने वाला है तो तवतु प्रत्यय है। ये भी भूतकालिक ही है और ये भी तीनों लिंगों में चलता है। तो
अब हम इसको देखते हैं। आगे जो हमारा अगला नेक्स्ट प्रत्यय है वो है तावतु प्रत्यय। ये भी भूतकालिक है, ये भी धातु के साथ में लगता है, इसका अर्थ भी समान है, जैसे त प्रत्यय का अर्थ था वही तावतु प्रत्यय का अर्थ है। इसके विभिन्न चलते हैं, जैसे कि गम धातु के अंदर यदि हम तावतु प्रत्यय लगाते हैं तो रूप बनता है गतवान। उसी तरह पठ धातु में लगाएंगे तो पठितवान। वद धातु में लगाते हैं तो इसका उक्तवान परिवर्तन हो जाता है, उक्तवान। दृश्य धातु का लगाएंगे तो दृष्टवान, दृष्टवान। ऐसा करके ये जितने भी ये मैंने रूप बताए ये सारे पुल्लिंग के हैं। अब इसमें भी लिंगों के अनुसार चलने वाला है, तो हम यहाँ पे अब स्त्रीलिंग देख लेते हैं। जब स्त्रीलिंग आ जाएगा तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, गतवती, वती लग जाएगा। जब इसमें आएंगे तो पठितवती, उक्तवती, दृष्टवती। इस तरह के रूप चलेंगे स्त्रीलिंग में। लेकिन जब नपुंसक लिंग आएगा तो तब क्या होने वाला है, तो नपुंसक लिंग के अंदर बदल जाएगा, गतवत, वत लग जाएगा, पठितवत, पठितवत, उक्तवत, हसितवत। इस प्रकार से तावतु प्रत्यय का हम पहचान कैसे करेंगे, या तो उसके अंत में वान लगेगा, अगर स्त्रीलिंग में है तो वती और नपुंसकलिंग में है तो वत। तो हमारे ता और तावतु प्रत्यय ये दोनों एक साथ भूतकालिक जो प्रत्यय थे ये दोनों समाप्त हो गए। अब हम त्वा और लेप प्रत्यय देखेंगे। त्वा प्रत्यय का अर्थ भी यही होता है कि करते हुए, खाना खाकर, काम समाप्त, एक क्रिया को खत्म करने के बाद में दूसरी क्रिया को प्रारंभ करते हैं। जैसे बालक खाना खाकर सोता है, उठकर पढ़ता है। और लेप का भी अर्थ यही निकलता है कि एक क्रिया को संपादित करने के बाद में हम दूसरी क्रिया को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब एक ही अर्थ निकलता है तो हमें दो प्रत्यय लेने की क्या आवश्यकता थी। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विशिष्ट रहेगा। जब हमने पिछली बार जो उपसर्ग पढ़े थे, जब भी धातु के आगे उपसर्ग आते हैं तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है, अन्यथा त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं तो हमारा त्वा प्रत्यय आया है। अब इस प्रत्यय का ये प्रत्यय इसको पहचानना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसके लास्ट में त्वा बचता ही है। जैसे क्री धातु के अंदर हम त्वा प्रत्यय को जोड़ते हैं तो इसकी तो एक संज्ञा हो जाती है, तो बचता है कृत्वा। पी और पी धातु जो पा धातु होती है पीने के अर्थ में, उसमें करते हैं तो पीत्वा। हस धातु के योग में करते हैं तो हसित्वा। इसको पहचानना तो आसान है कि अंत में त्वा 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 बचने वाला है। लेकिन जैसे दृश्य धातु है वहां पे दृष्टवा होता है, दृष्टवा, वहां पर दृष्टवा होता है, तो वहां पर त नहीं बचता है। तो हमें इतना देखना है कि पीछे वा या त्वा देखने को मिलेगा। जो लेप है उसी को यही के साथ में कर लेते हैं कि लेप कब आता है, जब उपसर्ग आ रहा है। जैसे री धातु है, ओ री क्या, जैसे क्षाल धातु है, क्षाल धातु आती है धोने के अर्थ में, इसके आगे मैंने प्र उपसर्ग लगा दिया तो हमारा रूप बनेगा प्रक्षालीय, यानी धो कर भी। अब उपविशति, उपविशति के अंदर उपविष्ट धातु है जिसके अंदर उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और उपविशति के अंदर विष्ट धातु होने के साथ में तो उसका रूप बनेगा उपविश्य, उपविश्य। उत्तिष्ठति, उसके अंदर उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग है और स्था धातु है तो उसके अंदर रूप बनेगा उत्थाय, उत्थाय यानी उठकर भी। तो इसके अंदर हमें पहचानने का क्या है कि धातु हमें इसमें ये नहीं देखना है कि पीछे यह है, क्योंकि यह से लेकर हमें कंफ्यूजन होगा कि हमारे पास यह प्रत्यय आने वाला है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि धातु के आगे हमें उपसर्ग देखने को मिलेगा। जो उपसर्ग मैंने कल पढ़ाए थे प्र, प्रा, अपसम, ये 22 उपसर्ग में से कोई एक उपसर्ग देखने को मिलेगा।
आगे देखते हैं हमारा दूसरा अनियर। आगे आने वाले हैं, मैं अभी के लिए तल प्रत्यय को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रकरण का है, और अभी के लिए मैं इसे छोड़ ही देता हूँ क्योंकि इसके बनाने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा जो प्रवाह है अभी धातु के साथ में, तो हम प्रवाह को कंटिन्यू करते हुए अनियर और तव्यत प्रत्यय को देखते हैं। अनियर प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय दोनों समानार्थक हैं। जैसे त और तवतु प्रत्यय थे, इन दोनों प्रत्ययों का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में, कि हमें कार्य करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसा करके। तो हम पहले अनियर को देखते हैं, फिर तव्यत को देखते हैं। अनियर प्रत्यय में अगर हम गम धातु के अंदर अनियर प्रत्यय का समावेश करते हैं तो बनता है गमनीय। गमनीय। पठ के अंदर करते हैं तो पठनीय, हसनीय और हसनीय, वदनीय। अंत में क्या बचेगा? नीय। नीय। ये पुल्लिंग में है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे तावत प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता था, ये भी तीनों लिंगों में चलते हैं। जब इसका स्त्रीलिंग आता है तब ये हो जाता है जैसे गमनीय, गमनीय, पठनीय, हसनीय, वदनीय, करणीय। जब नपुंसक लिंग आता है तब इसका रूप चलते हैं गमनीयम, पठनीयम, हसनीयम, वदनीयम, करणीयम। आगे हम देखते हैं तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय भी हमारा तीनों लिंगों में चलने वाला है। हम इन्हीं धातुओं के माध्यम से देख लेते हैं कि गम धातु के अंदर जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा गंतव्य। पठ के अंदर लगा दें तो पठितव्य, वद में लगा दें वद उक्तव्य। यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है तो हम वद धातु को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, आगे देखते हैं हसितव्य। इसी प्रकार में इनके अंदर भी ये पुल्लिंग के अंदर है तो यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, और जब ये स्त्रीलिंग में जाते हैं तो गंतव्य, आगे विसर्ग नहीं आता। पठितव्य, हसितव्य है। इसी के अंदर जब नपुंसक लिंग के अंदर जो होता है उसके अंदर होता है गंतव्यम, गंतव्यम। तो इसके अंदर हमारे पहचानने का तरीका क्या होगा? गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम। ऊपर हमारे पहचानने का तरीका है गमनीय, गमनीय, गमनीय। इसी के साथ में हमारे दोनों प्रत्यय खत्म होते हैं। आगे हम देखते हैं सत्री और सानिच। इस दो प्रत्ययों का जो अर्थ था वो ऐसा था कि करना चाहिए। इससे पहले त्वा और लेपक का आया था तो उसमें कर कर, लेकिन अब जो सत्री सानिच आने वाला है इन दोनों प्रत्ययों का अर्थ होने वाला है कि काम करते हुए, मैंने जाते हुए उसे देखा, ऐसा करके मैंने जाते हुए पढ़ा, मैंने देखते हुए लिखा। कोई क्रिया कर रहे हैं उसके साथ साथ दूसरी क्रिया भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम त्वा और लेप का प्रयोग कर रहे थे तब एक क्रिया को समाप्त कर रहे हैं। अब देखते हैं हम सत्री। और अब हमारे जो टॉपिक है अगला वाला वो है सत्री और सानिच। दोनों प्रत्ययों का अर्थ तो एक ही है कि करते हुए, किसी काम को करते हुए हम दूसरा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा परिवर्तन है। सत्री प्रत्यय लगता है परस्मैपदी धातु में, परस्मैपदी, और ये लगता है आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी धातु। तो एक बार हम सत्री का देखते हैं और सानिच का देखते हैं। तो पहले सत्री प्रत्यय के अंदर हम गम धातु में सत्री प्रत्यय को ऐड करते हैं तो बनता है गच्छन। पठ धातु के अंदर हम सत्री प्रत्यय को ऐड करेंगे तो बनेगा पठन। वद धातु में ऐड करते हैं तो वदन। हस धातु में करते हैं तो हसन, यानी हंसते हुए, बोलते हुए, पढ़ते हुए। ये है पुल्लिंग में, ये तीनों लिंगों में चलने वाला है। स्त्रीलिंग में अंतर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। गच्छन्ति, ये वो वाली ती नहीं है पठती वाली, गच्छति गच्छता गच्छन्ति नहीं है, इसमें दीर्घ है। इसी तरह पठन्ति, वदन्ति, हसन्ति, इकार आ जाएगा। और जब ये नपुंसक लिंग में चलने वाला चलेगा तो गच्छत, पठत, इस तरह से इसके रूप चलने वाले हैं।
अब हम सानच प्रत्यय को देखते हैं। सानच प्रत्यय के अंदर आत्मनेपदी धातु में बनता है, और इसकी जो आत्मनेपदी धातु है जैसे सेव धातु है, सानच प्रत्यय इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं बनता है सेव, सेव्यमानः। गम धातु गम्यते, ऐसे भी रूप चलते हैं जिसमें अगर हम सानच प्रत्यय ऐड करते हैं तो गम्यमानः। सानच प्रत्यय है ये, इसके अंदर आत्मनेपदी धातुएं आएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सेव धातु है, आत्मनेपदी धातु है, इसमें जब हम सानच प्रत्यय ऐड करेंगे तो रूप बनता है सेवमानः। जब इसमें गम धातु को ऐड करेंगे तो बनेगा गममानः। गम्यते, ऐसे करके इसका आत्मनेपदी रूप भी चलता है। वर्ध धातु का हम जब इसके अंदर प्रयोग करेंगे, वर्ध, जो वर्धते वर्धिते ऐसे करके जो रूप चलता है उसके अंदर बनेगा वर्धमानः, ऐसा करके। ये सारे पुल्लिंग में हैं, जब ये स्त्रीलिंग में जाते हैं तो सेवमानः, सेवमानः आकार लग जाता है। जब ये स्त्रीलिंग में जाते हैं तो सेवमानः मानव, इस तरह से करके। तो सत्री प्रत्यय को हमारा पहचानने के लिए नकार हलंत मिलेगा। स्त्रीलिंग में टी वाला हमें मैटर मिलने वाला है, और नपुंसकलिंग में गच्छत अकार हलंत में। इसके अंदर मानः 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 सेवमानः आकार आ जाएगा, और नपुंसकलिंग में सेवमानम आ जाएगा। अब हम आगे वाले ल्युट और डाउन प्रत्यय आने वाला प्रत्यय है वो ल्युट। ल्युट प्रत्यय के अंदर जब अनुबंध लोप होता है तो हमारे पास यू बचता है, और यू के स्थान पे अन आदेश हो जाता है, यू बोलना को इस सूत्र से। तो जितने भी इसके रूप बनेंगे जिसके अंदर जैसे हस धातु है, हस धातु में ल्युट प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो बनता है हसन, हसनम। इसमें लिंगों का कोई भेद नहीं है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कुछ नहीं चलता है। हसनम, पट में पठनम, पठ धातु में लगाया, गम धातु में लगाया गमनम, वध धातु में लगाया वदनम। इसके अंदर हमें नम नम देखने को आराम से मिल जाएगा। तो ल्युट प्रत्यय आसान है, इसको तो हम आसानी से पहचान लेंगे। आगे वाला जो प्रत्यय है वो है णमुल प्रत्यय। णमुल प्रत्यय के अंदर भी जब अनुबंध लोप करके हम इसको करते हैं तो हमारे पास वो बचता है, फिर वही सूत्र आ जाएगा युगोर ना को, वो अक आदेश कर देता है इसके स्थान पे। इसमें अन आदेश कर रहा था और इसमें अक आदेश कर देता है। तो इसके अंदर रूप कैसे बनेंगे, जैसे गा धातु है जिसमें अगर हम णमुल प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है गायकः। शिक्ष धातु में णमुल प्रत्यय लगता है तो बनता है शिक्षकः। सेव धातु में लगाते हैं तो सेवकः। जितने भी वृत्तिवाचक शब्द हैं वो सभी शब्द इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें अकः अकः ये हमें देखने को मिलेगा, और ये तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि गायक, नायक, शिक्षक, धावक, इन सब के अंदर णमुल प्रत्यय ही लगाया हुआ है। और ऊपर इसको पहचानने के लिए हसनम, पठनम, वदनम, किसी भी धातु का सरलीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखने वाला जो प्रत्यय आ रहा है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय है, इसका अनुबंध लोप करने के बाद में हमारे पास अ ही बचता है। तो इसका रूप ज्यादा इसके शब्द आएंगे जैसे अध्यायः। तो इसके अंत में जो ये अ बचता है वो इसके अंदर मिल जाता है। इसके शब्द बनते हैं, ज्यादा विशेष प्रत्यय नहीं है। अध्यायः, प्रहारः, इसमें प्र उपसर्ग है, रि धातु है, उसके अंदर घय प्रत्यय करने पे है बन जाता है प्रहारः। ऐसे करके इसको पहचानने के लिए देखना है कि कोई शब्द है जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ होगा, और थोड़ा सा देखना है कि लॉजिक इतना ही है कि ये किसी वस्तुओं के नाम या कोई क्रिया के नाम पर नहीं आएगा। जैसे कि पिछली बार की जो हमारी क्रिया आई थी सेवकः, आप कह सकते हो कि सर सेवक के अंदर भी लास्ट में विसर्ग दिखता है, लेकिन सेवकः उसमें धातु के अंदर से वो क्रियावाचक शब्द था, और ये केवल शब्द है अध्याय की पढ़ने वाला अध्याय। ऐसा करके आगे तेल प्रत्यय, वैसे ये इतना पूछा नहीं जाएगा। तेल प्रत्यय, तेल में अनुबंध लोप करने के बाद हमारे पास ती बचता है। इससे रूप बनते हैं जैसे दृश्य धातु होता है, दृश्य धातु के अंदर अगर तेल प्रत्यय लगाते हैं तो दृष्टि बनता है, दृष्टि। ऐसे ही जाति,
वृष्टि, ऐसे करके इसके अंदर अंत में पी बचता है और विसर्ग, तो इसको पहचानना और सरल हो जाता है। ती से रिलेटेड हमारे पास अब तक धातु में ती आया था, गतवती, और क्षत्रिय में दक्षिण ती आया था, तो वो दोनों अलग हैं और ये अलग है। यत् प्रत्यय, यत् प्रत्यय को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यत् प्रत्यय के अलग अलग रूप बनते हैं। जैसे कि ची धातु के अंदर अगर हम यत् प्रत्यय को ऐड करते हैं तो बनता है चेयम, चेयम बना। इसी के जैसा एक उदाहरण देखते हैं, अगर दा में यत् प्रत्यय ऐड करते हैं तो बनता है देयम। ग्ला धातु में यत् प्रत्यय को ऐड करते हैं तो बनता है ग्लेयम। लेकिन यहीं पर अगर हम क्री धातु में यत् प्रत्यय को ऐड कर देंगे तो बनेगा कार्यम, कार्यम रूप। री धातु, री धातु के अंदर अगर हम यत् प्रत्यय को ऐड करते हैं तो बनता है हार्यम। भेद आया, यहाँ पे चेयम देयम ग्लेयम बन रहा था, यहाँ पे कार्यम हार्यम बन रहा है। और इसका एक रूप और है जो मैं यहाँ पे नीचे बताने वाला हूँ कि जैसे ये कभी कभी शब्दों के साथ में भी लगता है, तद्धित प्रकरण के अंदर भी यत् प्रत्यय होता है कई सूत्रों से, जैसे गर्गा दिव्यो या गैया प्रत्यय होता है, यत् होता है, अचो यत्, कई सूत्र आने वाले हैं जिनसे यत् प्रत्यय होगा तो उसमें बनेगा गो से गव्यम, गो शब्द से। तल प्रत्यय जो हमने लास्ट बार छोड़ दिया था, तल प्रत्यय है जो कि तद्धित प्रत्यय है। इसके अंदर जब अनुबंध लोप करते हैं तो तय बचता है और स्त्रीत्व विवक्षा होने के साथ साथ ये ता हो जाता है। तो इसके शब्द बनते हैं ग्रामता, बंधुता, जनता, इस तरह करके इसका रूप बनता है। तो उसको पहचानने का सामान्य से तरीका है, पीछे ता देखने को मिलेगा। आगे जो हमारा प्रत्यय है टा, इससे अभी तक टा नहीं होता है, दरअसल टाप प्रत्यय है। अभी तक तो प्रश्न आया नहीं है लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसका जब अनुबंध लोप करने के बाद में हमारे पास आ बचता है तो इसके उदाहरण के लिए हम अजा शब्द को ले सकते हैं कि अजा के अंदर आ है। तो आपको तल को और टाप को लेके कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जब तल प्रत्यय आएगा तब पीछे ता देखने को मिलेगा, जब टाप प्रत्यय आएगा तो पीछे आ की ही मात्रा मिलेगी। परंतु ऐसा नहीं है कि हमने स्त्रीलिंग में हमने कई जगह किया, जैसे गमनी या, तो यहाँ पे टा प्रत्यय नहीं, वहां पे अनीय प्रत्यय होगा। आगे का नीप जो प्रत्यय है, नीप प्रत्यय है, इसमें से अनुबंध लोप करने पे ई ही बचता है, जिसके उदाहरण है युवती, बड़ी ईकार बचेगी, कौशाम्बी, ऐसे करके ये इसके उदाहरण है। इनसे अभी तक तो प्रश्न पूछा नहीं गया है और लेकिन हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया है। अब आगे की आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है। इसके एमसीक्यूज आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप टेलीग्राम को चैनल पे जाइए और वहाँ से ज्वाइन हो चाहिए, और ये व्हाट्सअप चैनल है उसके ऊपर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और अब कल से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।